गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 ईमानदार बालक, जो कि एक नाटक है। और इस नाटक के माध्यम से बताया गया है कि ईमानदारी का संबंध ना तो अमीरी से होता है और ना ही गरीबी से। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो ईमानदार होगा या गरीब है तो ईमानदार होगा। ईमानदारी का सीधा संबंध होता है आदमी के चरित्र से। अगर इंसान ईमानदार है तो उसका चरित्र भी अच्छा ही होगा। बच्चे जो होते हैं, बचपन में बच्चे ईमानदार होते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे वो समाज और परिवेश में आना शुरू करते हैं तो उनको कुछ बुरी आदतें मिल जाती हैं। बुरी आदतें वो इन्हीं लोगों से सीखते हैं। जो समाज में फैली हुई बुरी आदतें हैं, बच्चे उन्हीं से सीखते हैं और धीरे धीरे कुछ बुरे रास्तों पर चलना शुरू भी कर देते हैं। हमारे समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो दयावश दूसरों के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता को भीख के समान समझते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, अगर कोई आर्थिक मदद उनकी करता है तो वो सोचते हैं कि ये तो भीख है, हम इसे नहीं लेंगे, हम जो भी करेंगे अपने बलबूते करेंगे। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। प्रतिध्वनि देखिए इसमें। ईमानदारी, चरित्र, सत्यनिष्ठा, विश्वास, प्रेम और वफादारी सफलता की आधारशिलाएं हैं। सफलता अगर प्राप्त करनी है तो इन गुणों का होना आपके चरित्र में बहुत ही जरूरी है। ईमानदारी हो, चरित्रवान हो, सत्यनिष्ठा हो, सत्य का पालन करने वाला हो, विश्वसनीय हो, प्रेम से बात करे, वफादार हो। ये सब के सब जो हैं गुण इंसान को सफलता की ओर ही ले जाते हैं। ये पंक्ति किसने कही है? जिग जिगलर ने। तो चलिए पाठ शुरू करें। पाठ शुरू करने से पहले पढ़ते हैं हम शब्द। यहाँ देखिए शब्द है पहला टोला, मोहल्ला या बस्ती। उत्सुक, जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। भुनाना, भुनाना यानी खुले करवाना। अहीर, अहीर ग्वाला या दूध वाला। दंगा, उपद्रव। धन, रकम, धन। दुर्लभ, जिसे पाना सहज न हो, जो आसानी से न मिले। दिया सलाई, माचिस की तीली या माचिस की डिब्बी। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं पाठ। यहाँ पर पात्र हैं जो प्ले कर रहे हैं। इसमें, इस नाटक में जो रोल प्ले कर रहे हैं उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। एक है वैभव, जो कि एक बालक है, 9 से 10 वर्ष का है शायद। रामेश्वर, मजदूरों का नेता। मोहन, एक अन्य व्यक्ति। अमर सिंह, सुदामा। अहीर, तपन, तपन वैभव का भाई है। और डॉक्टर शर्मा। तो पहला दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। वैभव बाजार से फटे पुराने कपड़े पहने थैले में रखे सामान को बेचने का प्रयत्न कर रहा था। वैभव के कपड़े फटे हुए थे, बहुत पुराने थे, और अपने जो उसके थैले में सामान था उसे उसको वो बेचने की कोशिश कर रहा था। वैभव, वैभव, उसके बाद ये डैश इस तरह का चिन्ह बना है, तो इसका मतलब है वैभव बोल रहा है। वैभव बोलता है, छलनी ले लो, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में वैभव को मजदूरों के नेता रामेश्वर दिखाई देते हैं। इस तरह से बोलते हुए जब जा रहा था तो उन्हें मजदूरों के नेता जो है रामेश्वर, वो दिखाई देते हैं। वैभव फिर बोलता है, ले लो साहब, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। रामेश्वर बोलते हैं, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। वैभव रुआंसा होकर थोड़ा सा उदास हो जाता है, मुंह लटका लेता है अपना। फिर बोलता क्या है, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। वो रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है कि कुछ तो ले लीजिए मुझसे। रामेश्वर जेब से पैसे निकालते हैं और कहते हैं, तुम तो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये लो और जाओ। रामेश्वर ने सोचा शायद इसे पैसे ही चाहिए होंगे, तो उन्होंने सिर्फ पैसे निकाले और उसको देना चाहा और कहा कि यहाँ से जाए, मुझे परेशान न करे। वैभव कहता है, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, यह तो भीख है।
मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले लें। वैभव कहता है कि आप छलनी ले लें, उसके बदले मुझे पैसे दें। बिना छलनी लिए आप पैसे देंगे तो ये तो भीख हो जाएगी। रामेश्वर जवाब देता है, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, यदि होते तो अवश्य यह छलनी खरीद लेता। मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। रामेश्वर उसे मना भी नहीं करते हैं, पर वो अपनी दुविधा बताते हैं कि मेरे पास जो है खुले पैसे नहीं हैं, अगर होते तो छलनी जरूर ले लेता। वो उसको ये भी बोलते हैं कि अभी पैसे नहीं है, लेकिन अब तुम मेरे घर किशनगंज आ जाओ, वहीं मैं तुमसे सामान ले लूंगा। वैभव बोलता है, लाइए मैं अभी बाजार से लाता हूँ नोट लेकर, आप यहीं ठहरिए, मैं पलक झपकते ही लौट आऊंगा। वैभव जो है रामेश्वर को बोलता है कि आप पैसे मुझे दीजिए, मैं अभी बाजार से लेकर आता हूँ, खुले करवा कर आता हूँ, आप यहीं ठहरिए, आप यहीं रुकिए, और मैं पलक झपकते एक मुहावरा है, पलक झपकते ही काम हो जाना, मतलब बहुत जल्दी, मैं बहुत जल्दी ही लौट आऊंगा। वैभव जाता है। कुछ समय बीतने पर रामेश्वर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित मोहन उन्हें देखकर ठहर जाता है। रामेश्वर जो है वो उत्सुक होकर बाजार की तरफ देख रहे हैं। समय बीता जा रहा है, लेकिन वैभव नहीं आता। वैभव को देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कौन मिलता है? उनका एक परिचित जो है मोहन, वो कहता है, कहिए पंडित जी, आप कैसे हैं? रामेश्वर बोलता है, भाई एक लड़का छलनी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं। 15-20 मिनट हो गए। उन्होंने बात बताई कि एक लड़का जो है मुझसे पैसे लेकर खुले करवाने के लिए गया है और ये छलनी मुझे पकड़ा गया है। 15-20 मिनट हो गए, अभी तक लौटा नहीं है। मोहन क्या बोलता है सुनिए। तो बस अब वो नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। मोहन का कहना था कि इस तरह के लड़के जो है पैसे ऐंठने वाले, गिड़गिड़ा कर पैसे ले लेते हैं, ठग लेते हैं, धोखा देकर पैसे लेकर चले जाते हैं। ऐसे लड़के बाजार में बहुत हैं। पर आपको क्या, अगर वो ले भी गया तो आप तो मजदूरों के सेवक हैं, पैसा तो घर में ही गया है। रामेश्वर बोलते हैं, पर भाई वो लड़का तो मुझे भला लगता था, वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत भला इंसान था, ईमानदार था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। रामेश्वर बोलते हैं कि चलो मैं ये सोच लूंगा कि मैंने रुपया दे दिया, भले मुझे धोखा मिला है तो मैं एक लेसन यहाँ पे भी सीख कर जा रहा हूँ। दोनों चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य है। स्थान है किशनगंज। वैभव का भाई तपन रामेश्वर का घर ढूंढ रहा है। किशनगंज पहुंच गए। किशनगंज कहाँ? जहां रामेश्वर रहते थे। एक व्यक्ति से पूछा तपन ने, क्यों भाई, पंडित रामेश्वर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति ने जवाब दिया, कौन? वो जो मजदूरों के नेता हैं, वो उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। तपन उस घर के दरवाजे पर जाकर रामेश्वर को पुकारता है। रामेश्वर बाहर आते हैं और बोलते हैं, रामेश्वर क्या बोलते हैं, क्यों भाई, क्या बात है? तपन जो वैभव का भाई है वो रामेश्वर के घर पहुंचता है और उनका नाम लेकर उन्हें बुलाता है। तब रामेश्वर उससे पूछते हैं, क्या बात है? तपन बताता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी, आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तभी मोटर के नीचे आ गया। बड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके बाकी पैसे देने आया हूँ। देखो कितना ईमानदार था वैभव। उसने अपने भाई को भेजा, उसका एक्सीडेंट हो गया था, मोटर के नीचे आ गया था, लेकिन जब उसे होश आया तो जो बाकी के पैसे थे, छलनी के पैसे रखकर जो बाकी पैसे थे उसे लौटाने के लिए, खुद तो चल नहीं पा रहा था, तो अपने भाई को रामेश्वर जी के घर भेजा। रामेश्वर बोलते हैं, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तपन बताता है, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई सुदामा चाचा के घर में रहते हैं।
दंगों के दिनों में हमारे माता पिता को किसी ने मार डाला था। तपन बताता है हम दोनों भाई ही अपने घर में जो हैं पर हम दोनों सुदामा चाचा के घर में रहते हैं, लेकिन हमारे जो माता पिता थे उनको दंगों के दिनों में जब दंगे हो रहे थे शहर में, तो उस समय हमारे माता पिता को किसी ने मार डाला था। और ये बात कहते कहते तपन रो पड़ता है। रामेश्वर बोलते हैं, रो मत बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं। अंदर की ओर पुकार कर, अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूं, तुम इसी समय डॉक्टर शर्मा को लेकर वहां आओ। वहां आकर सुदामा का घर पूछ लेना। तपन को साथ लेकर जाता है। रामेश्वर जो है अंदर आवाज देते हैं, अंदर की ओर पुकार कर कहते हैं, कोई अमर सिंह रहते हैं अंदर, उनको बोलते हैं कि मैं अहीर टोला जा रहा हूं, अहीरों की बस्ती जो जहां ग्वाले रहते हैं उस बस्ती में जा रहा हूं, तुम डॉक्टर शर्मा को लेकर वहां आ जाना। अब तीसरा दृश्य देखो क्या है। स्थान है सुदामा का घर। अब सुदामा के घर की जो है दृश्य दिखाया जा रहा है। वैभव जमीन पर पड़ा कराह रहा है, वो दर्द से चिल्ला रहा है। सुदामा उसे डांट रहा है, सुदामा उसको डांट रहा है। सुदामा के घर में क्या दृश्य चल रहा है कि वैभव जमीन पे पड़ा कराह रहा है, दुख से बहुत ही जो उसको दर्द हो रहा है, उससे पीड़ा हो रही है, उससे वो कराह रहा है, आवाज वो निकाल रहा है क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा है। सुदामा बोलता है, बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहां आराम मिलता। वैभव बोलता है, चाचा तुम अब अस्पताल पहुंचा दो। सुदामा बोलता है, मैं पहुंचा दूं? अच्छा, मुझे तो जैसे तूने बड़ी रकम सौंप रखी है ना। अब यहाँ क्या कहता है सुदामा, उसको बोलता है कि तुझे तो अस्पताल चले जाना चाहिए था, वो तो बेहोश हो गया था एक्सीडेंट के बाद। तो वैभव बोलता है, चाचा अब पहुंचा दो, तुम पहुंचा दो, मुझे तो चोट लगी है। सुदामा बहुत ही ऐंठ कर उसको बोलता है, मैं पहुंचा दूं, मैं तुम्हें पहुंचा दूं? अच्छा, मुझे तो जैसे तूने बड़ी रकम दे रखी है, जैसे तूने मेरे पास बहुत सारे पैसे दे रखे हैं। तपन और रामेश्वर का प्रवेश। अब ये बातें चल रही थी, तभी घर के अंदर कौन कौन आया? तपन और रामेश्वर। तपन बोलता है, साहब वैभव यहाँ लेटा हुआ है। वैभव, आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे। रामेश्वर, उस बात की चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। तपन कहता है कि किसको? रामेश्वर को कहता है, साहब वैभव यहाँ लेटा है। और वैभव भी रामेश्वर को देखकर एकदम सरप्राइज हो जाता है और कहता है, आप आए हैं और आप मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। रामेश्वर उसको कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर को बुलाया है। अब डॉक्टर का प्रवेश होता है, डॉक्टर अंदर आता है। डॉक्टर कहता है, हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। वैभव को देखकर ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। रामेश्वर, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहिए, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। डॉक्टर आता है, डॉक्टर उसका चेकअप करता है और बताता है उसके पैर की हड्डी टूट गई है और इसे अस्पताल में भर्ती कराना होगा। रामेश्वर जी बोलते हैं, ठीक है, मैं एम्बुलेंस बुला लेता हूँ और आप जो है इसको आपको बचाना ही होगा। ये गरीब जरूर है लेकिन इसके अंदर एक दुर्लभ, जिसे सहज न पाया जा सके, ऐसा गुण है। लोगों के अंदर ये गुण नहीं होता है लेकिन इसके अंदर ये गुण है। कौन सा गुण है? ईमानदारी का गुण। यह ईमानदार है। रामेश्वर जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है, तपन वैभव का हाथ थामता है और पर्दा गिर जाता है। नाटक हो रहा है ना, तो पर्दा गिर जाता है। जीवन मूल्य क्या है इसमें? ईमानदारी हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हमारे चरित्र में सबसे पहले ईमानदारी ही होनी चाहिए। आप ईमानदार हैं तो आपको सब पसंद करेंगे। तो पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आप इसमें जो ये शब्दार्थ दिए हुए हैं ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है।
पाठ को सही उच्चारण के साथ पढ़िए जो भी पढ़ाया गया है, और शब्द अर्थ को अपनी कॉपी में करिए। ठीक।